मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शालिमा एक खूबसूरत कहानी। और आप सुन रहे हैं मुकद्दर का सिकंदर। तो चलिए आपको बताते हैं आगे स्टोरी में हुआ क्या। और हाँ, मैं आप सबकी शालिमा आप सबको सुना रही हूँ, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा यदि अच्छा लगे तो। ना अच्छा लगे ना करें, ना सही, मगर स्टोरी सुने और बड़े प्यार से सुने और बड़े एहतराम से सुने और खुश हो के सुने। बस एंजॉय करें स्टोरी को और बताएं कि कहाँ कम और कहाँ ज़्यादा लग रहा है। जैसे ही जो भी स्टोरी में जो भी आपको दिक्कत समझ आ रही है, तो खैर अब प्रीवियस पार्ट दे लेते हैं या रहने देते। प्रीवियस पार्ट आप पीछे वाले एपिसोड में जाके सुन लेना। तो बताते हैं आगे स्टोरी में हुआ क्या। जब हमारी कंगना पूछती हैं जब आशिका से, तो आशिका के चेहरे का रंगत उड़ चुका होता है। जब चेहरे का रंगत उड़ चुका होता है तो ओ माय गॉड, ये हुआ क्या। आखिर ये मोहब्बत कहीं कुछ रंग तो नहीं दिखा रही। तो कहती कि व्हाट यू मीन कि मैं लाइब्रेरी और वॉशरूम, मेरे और उसके बीच कुछ नहीं है। तो कहती है कि हाँ मुझे पता है कुछ नहीं है, बहुत कुछ नहीं है। अब आप कह रही हैं और मैं मान लूँ, तो ऐसे कैसे मैं मान लूँ। तो कहती कि तुम्हें नहीं मानना है ना सही, मगर मैंने तुम्हें बता दिया। तो कहती कि बस आप मुझसे दूर रहे। उनको धक्का देती हैं कंगना आशिका को, और आशिका थोड़ी दूर जाकर खड़ी होती है। कहती हैं कि आप मेरे साथ ऐसा कर क्यों रही हैं, और आपको क्या अधिकार है मेरे साथ ये सब चीज़ें करने की। कंगना जब ऐसे बोल रही होती है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बुरी लग रही होती हैं हमारी आशिका को, और आशिका को ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं। इधर कंगना को भी नहीं समझ आ रही होती कि आखिर उसके लिए मुझे बुरा क्यों लगता है। वो लगती क्या है मेरी उसके नाराज़ होने से या उसके पास होने से मुझे ये अलग सा एहसास महसूस क्यों होता है। और हमारी जो कंगना होती है वो वहाँ से दरवाज़ा खोल के चली जाती है। और ये सब देखने के बाद, सोचने के बाद, हमारी जो मैडम होती हैं कंगना, वो अब बस वही सारी चीज़ें जो हुई होती है वॉशरूम में वो रिपीट हुए जा रहा होता है उनके दिमाग में। और अब रिपीट हो रहा होता है तो यहाँ पे कविता आती है भागते हुए और कहती है कि यार तूने पार्टी तो बहुत ऑसम ऑर्गेनाइज कराई है। तो कहती है कि थैंक यू यार। तो कहते कि बट तेरा ये फेस उतरा सा क्यों लग रहा है। तो कहती कुछ नहीं, सब ठीक है। कहती है कि पक्का। तो कहती है कि हाँ। तो चलो ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कहते कि हाँ ठीक है चल। तो वो चले जाते हैं। इधर जो हमारी आशिका होती है वो वॉशरूम में ही खड़ी होती है बुद्ध बन के। इधर उनको मनीषा ढूंढते हुए आती है और ढूंढते आते देखती है मनीषा जब वॉशरूम में होती है आशिका। तो कहती है कि तू यहाँ क्या कर रही है, मैं तेरे को कब से ढूंढ रही हूँ यार तू। तो कहती है कि यार कुछ नहीं, तू चल यहाँ से। तो कहती कि हाँ चल, मैं तुझे लेने ही आई हूँ। तो वो ऐसे चुप चुप चल रही होती थी। कहती कि आशिका तुझे कुछ हुआ है क्या। तो कहती कि नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। उसकी आवाज़ में ना आज एक अलग सा ही एहसास होता है कि मतलब वो बात नहीं करना चाहती है, चुप रहना चाहती है। और इधर जो हमारी कंगना होती हैं वो जब अंदर की तरफ आती हैं तो सबसे काम के बारे में पूछ रही होती है, अपना काम करने में लग जाती हैं। इधर जो होता है आशिका जो होती हैं वो उनकी नज़र कंगना पे ही होती हैं। उन दोनों की नज़रें मिलती हैं बट कुछ बात नहीं होती, कुछ कह नहीं पाते एक दूसरे को, कुछ समझ नहीं पाते, या यूँ कह ले कि समझा भी नहीं पाते। उनकी मोहब्बत कैसी है पता नहीं, कुछ है भी या नहीं। फिर अभी जब आशिका सोच लेती हैं कि अब इतनी इंसल्ट तो नहीं करवाना कि कोई मेरी इतनी इंसल्ट करे और मैं सुनती रहूं। खैर वो अपने असलियत को भले छुपाई होती हैं मगर उनमें ईगो तो होता है, भाई अग्रवाल है तो ईगो तो होगा ना। तो वो वहाँ से अब वो शांत हो जाती है और फिर अब वो सोच लेती है नहीं,
मैं ऐसे किसी को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को डिसरिस्पेक्ट करने नहीं दूँगी। कहती कि जब इसको मुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं भी नहीं करूँगी। वो भी मनीषा के साथ उसकी बातें सुनने लगती है, बट उसका दिल लग नहीं रहा होता है। ऐसे ही करके पूरी पार्टी ख़त्म हो जाती है। फिर ये लोग शाम ढलने लगती है और सब लोग अपने अपने घर को जाने लगते हैं। लास्ट में कंगना और आशिका, मनीषा और राहुल, अनुराग, राजेश, रोहन, पुनीत, ये सब लोग बचते हैं। तो जब ये लोग जा रहे होते हैं तो उधर से विवेक आता है। विवेक प्रपोज करता है फूल और वो रिंग के साथ। तो जब वो प्रपोज करता है और वो देखती है कि आशिका उसको देख रही है, तो उसके हाथों से वो फूल और वो रिंग ले लेती है। आशिका का दिल ऐसे टूटता है जैसे किसी ने खंजर भोंका हो। मगर इतना दर्द क्यों इन बिन कहे एहसास का, या यूँ कह ले कि बिना कहे ये रिश्ते का। इतने कम दिनों में ऐसा कौन सा रिश्ता बन चुका होता है इन दोनों के बीच कि जो हमारी मैडम आशिका का दिल का हाल ऐसे बेहाल कर चुका होता है। खैर, विवेक ऐसे करता है तो तब तक मयूरी आ जाती है। मयूरी आती है तो कहती विवेक, तुम्हें शर्म नहीं आती ना? तुमसे मैंने कुछ टाइम पहले ही ब्रेकअप किया और तुमने मुंह उठा के इस फटीचर 2 स्टैंडर्ड लड़की के साथ जाके तुमने सेटअप कर लिया ना? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आई ना? तो कहती है कि ओ हेलो, तुमने ब्रेकअप कर लिया, अब मैं कुछ भी करूँ तुम्हें इससे क्या? तो मयूरी कहती है कि अच्छा, तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया तो मतलब तुम मुझसे इतना ही प्यार करते थे तो तुम इतनी जल्दी इसके साथ आ गए। तो समझ लो कि तुम अगर मुझसे प्यार नहीं करते तो तुम कितना जल्दी मूव ऑन कर लेते, है ना? तो मयूरी उसको टोन काट रही होती है। जैसे वहाँ से आशिका निकलती है, वो विवेक को फिर से फुल और रिंग वापस कर देती है। कहती है कि विवेक, मैं तुमसे तुम्हारी चीज़ों से कोई लेना देना या इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। आप सीनियर हो, बस सीनियर ही रहो, उससे ज़्यादा मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो वहाँ से रोहन, पुनीत भी चले जाते हैं और मनीषा पीछे जा रही होती है। जो आशिका होती है तो आशिका चिल्लाते हो जाती है। तो कहती है कि क्या है यार तू मनीषा, तू पीछा क्यों नहीं छोड़ती है यार? मतलब हद हो गई है, कहीं इंसान जा रहा है तो तू उसके पीछे पीछे आ रही है। तेरे को समझ आए कि कभी कभी छोड़ देना चाहिए इंसान को अकेले। कभी कभी तेरी बातें मुझे नहीं अच्छी लगती है, तू ज़बरदस्ती मेरे साथ घुसने आ जाती है यार, तू दूर रहा कर मुझसे। और ऐसे चिल्ला के वो चली जाती है। मनीषा को वो बातें सुनकर बुरी लगती हैं, बट उसको ये एहसास होता है कि वो गुस्से में है। पता नहीं क्यों गुस्से में, क्या हुआ और किस लिए अपसेट है। मगर उसका गुस्सा तो वो विवेक को देख के और ऊपर से उसने एक्सेप्ट किया होता है, उसके ईगो पे यूँ कह ले, उसका ईगो हर्ट हो चुका होता है। और अब जो हमारी आशिका है, अब वो कंगना से मिलना तक नहीं चाहती हैं और कंगना जो है आशिका से नहीं मिलना चाहती। उन दोनों में अलग सा मतलब ये ट्यूनिंग होती है, फिर अलग से बिछड़ाव, एकदम मतलब टूटी सी ज़िंदगी जैसी फीलिंग आ जाती है। तो वो एक इंसिडेंस ने दोनों की आंखों में एक अलग ही एक दूसरे के लिए इमेज, या कह लें कि एक होते ना कि एक इमेज बना के रख देती है कि नहीं, ये इंसान ऐसा है। फिर हमारी जो आशिका होती है अपने जो हॉस्टल होता है वो पैदल ही चली जाती है। वो अब जो होता है कि वो गाड़ी से आई होती है, मगर वो उतना दूर पानी में भीगते हुए पैदल जाती हैं। और वो जा रही होती हैं और जो सारी चीज़ें हुई होती हैं कंगना के साथ वो रिपीट उनके दिमाग में चल रहा होता है। वो अपने सर को पकड़ लेती हैं कि भगवान क्यों हो रहा है ये मेरे साथ ऐसा? उसका हमेशा फेस मेरे सामने क्यों आता रहता है? ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब कौन देगा? भगवान आपको देना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं रह सकती। और बहुत तेज चिल्लाती है और वो रोने लगती है। ऐसा समझ आ रहा था कि उसका रोना भगवान भी समझ रहे होते हैं कि जब वो रोना स्टार्ट करती है साथ में वो भी रोने लगते हैं। जब हमारी आशिका जब खड़ी होती है और वो अंदर जाती है, उसको काफ़ी ज़्यादा ठंडी लग चुकी होती है। और उसको ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है।
वो तबीयत ख़राब हो जाती है और तबीयत ख़राब होने की वजह से वो अनकॉन्शियस भी हो जाती है। वहाँ की जो वार्डन होती है, जब वो सुबह लंच पे नहीं आती है या ब्रेकफास्ट लेने नहीं आती है, तो तब जाके वो उसका दरवाज़ा खुलवाती हैं और देखती हैं कि वो खुला हुआ दरवाज़ा और वो अंदर ऐसे ही गिरी पड़ी हुई है। उसको तुरंत उठाती है और एम्बुलेंस मंगाती है, उसको हॉस्पिटल एडमिट करती है। जैसे ही वो एडमिट होती है, बाकी उसके फ्रेंड को इन्फॉर्म करती है। उसके फ्रेंड जो होते हैं जो रोहन, पुनीत, राजेश, राहुल, अनुराग, ये सब लोग आ जाते हैं, मनीषा, सब लोग आ जाते हैं। इधर हमारी कंगना को भी पता चलता है कि उसकी तबीयत ख़राब है और उसकी तबीयत ख़राब है तो वो भी मिलने के लिए जाती है। बट ऐसा होता है कि वहाँ पे जो होता है कि वो जाती है तो कुछ फ्रूट्स खरीदती है और जाती है हॉस्पिटल जाती है, देखती है कि सब लोग हैं तो वो फ्रूट्स रखती है साइड में और उसको एक प्लेट लाती है, उसमें कट करती है और उसको देती है खाने के लिए। तो कहती है कि ये सब लाने की ज़रूरत नहीं थी। तो कहती हैं कि ये पता है, ये मैंने ज़्यादा महंगे फ्रूट्स नहीं लिए हैं। तो ये कहते हैं कि वो मुझे पता चल रहा है कि कितने फ्रूट्स महंगे नहीं हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, ऐसे फालतू पैसों पे पैसे खर्च मत किया करो। तो कहती हैं कि डोंट वरी, ये मेरे पैसे हैं और मैंने बचा के रखे थे और ये जो फ्रूट्स हैं ना वो बचे हुए थे तो मैंने ये ख़रीद के अलग से, भैया ने कम पैसे लगा दिए थे। तो कहती हैं कि उसके बाद वो कुछ नहीं बोलती हैं और उनका केयर बस आशिका को दिख रहा होता है कि वो उनका कितना केयर कर रही है। तब तक उतने में ही मनीषा आ जाती है। मनीषा उसका हाथ पकड़ के, उसका फेस टच करके उसको ऐसे गले से लगा के रोने लगती है कि देखिए तुम्हें क्या हो गया आशिका, तुम ऐसे, जैसे उसका हाथ पकड़े हुए, उसके फेस को पकड़े हुए, उसके हक किए हुए देखती है, कंगना का जो चेहरे का रंग होता है फिर से उड़ जाता है और वो वहाँ से बिना कुछ बोले ही चली जाती है। और फिर उसके बाद हम कहानी आगे बढ़ाते हैं और कहानी को हम गैप में देंगे, 3 साल का गैप देंगे और 3 साल के गैप के बाद आगे स्टोरी ले चलेंगे। तो इसमें हमारी जो आशिका होती हैं वो पूरी तरह से अब शाश्वत बन चुकी होती हैं, मतलब वो अपने घर वापस आ गई होती हैं और वो अग्रवाल एम्पायर को बहुत बाखूबी संभाल रही होती हैं। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है। उनके चाचू भी ओवरऑल ठीक हो चुके थे क्योंकि अपने चाचू को उन्होंने बहुत अच्छे डॉक्टर को ट्रीट कराया होता है, उन्होंने बाहर से डॉक्टर को बुलवाया होता है और उनके घर पे उनके मॉम डैड, उनके चाचा चाची के लड़के लड़कियां और बुआ, मतलब उनकी जो बुआ होती हैं जो आशिका की, उनकी शादी नहीं हुई होती है और जो आशिका होती हैं वो सारी फैमिली में सबसे चहेती होती हैं। उनके चाचा का लड़का होता है जो होता है अंश होता है और उनकी जो चाची की लड़की होती है वो अंशु होती है। तो ऐसा मतलब उन्होंने अपने नाम पे दोनों लोगों ने अपने बच्चों का नाम रखा होता है। तो उनके जो चाचू का नाम होता है आशीष होता है और उनकी जो चाची होती हैं उनका नाम जो होता है सीमा होता है और इनके पिताजी का नाम सबको पता ही है कि वर्धन और उनकी माँ का नाम यशी होता है। और उनके फैमिली में उनकी बुआ का नाम जो होता है अर्चना होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़नी और काफ़ी मज़ाकिया अंदाज़ की इंसान होती हैं। फिर उनके दादा दादी जो होते हैं, उनके दादा दादी जो काफ़ी एज के होते हैं, जो दादाजी होते हैं वो शाश्वत होते हैं, शाश्वत अग्रवाल होते हैं और उनके दादी का नाम संध्या होता है। तो इनकी पूरी कंप्लीट फैमिली, मतलब एक जॉइंट फैमिली होती है जो साथ में रहते हैं।
जो कि अग्रवाल फैमिली की सबसे बड़ी बेटी होती है, वो होती है हमारी शान्या। तो जो यशिका थी, अब वो शान्या बन चुकी होती है। जो पहले उसने अपनी असलियत छुपा के रखी थी, अब वो सबके सामने होती है। तो अब वो अपनी फैमिली के साथ रहने लगी होती है। उसने जो उसको परीक्षा देना होता है वो बाखूबी वो उत्तीर्ण कर चुकी होती है, या यूँ कह लें पास कर चुकी होती है। अब जो होता है सारी चीज़ें ठीक हो चुका होता है उनके लाइफ में। तो अब वो अपने घर वापस लौट आई होती हैं। वो गरीबी की ज़िंदगी उनको एक सरल स्वभाव का इंसान बना चुका होता है। उनके लाइफ में सारी चीज़ें अब उनके हिसाब से चल रही होती हैं, बिना उनसे पूछे उनकी ज़िंदगी में एक पत्ता तक नहीं हिलता है। उनके पूरे अग्रवाल एम्पायर में बस उनसे जो भी चीज़ें होती हैं उनको पूछना पड़ता है, फिर आगे सारी चीज़ें बढ़ती हैं। इतने बड़े परिवार का ध्यान रखना और इतने बड़े एम्पायर को संभालना बहुत मुश्किल होता है। मगर हमारी जो वो होती हैं शानियाँ होती हैं, वो बखूबी संभालती हैं और बहुत अच्छे से संभालती हैं। यहाँ पे जो भी आर्टिकल्स होते हैं उन आर्टिकल्स में सिर्फ उनके वर्ड्स होते हैं, कभी भी उनके फेस को रिवील नहीं किया जाता। वो सख्त हिदायत दे के ही कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें उनका फेस रिवील नहीं किया जा सकता। बस उनके आर्टिकल्स ही, उनके शब्द ही डाले जाएंगे। और वो अपने वो जो होता है ना, अपनी आइडेंटिटी को बहुत कॉन्फिडेंशियल रखती हैं। फिर अब वो एक दिन ऐसा होता है कि वो अपने ऑफिस से घर वापस पहुंचती हैं। तो जब अपने घर वापस पहुंचती हैं तो अंश और अंशु दोनों आते हैं और कहते हैं कि दी आज आप बहुत लेट हो गई। तो कहती कि हाँ, माँ पापा और दादा दादी खाना खा के सो गए, चाचा चाची भी खाना खाए कि नहीं खाया, चाचा ठीक है। तो कहती हैं कि हाँ सब लोग ठीक हैं, आप हमेशा आते हो शाम को तो यही सवाल पूछते हो। और वो जो होती है शानी होती है अपने घड़ी में टाइम देख रही होती है। तो कहती है कि चलो मेरा डिनर का टाइम हो गया, तुम लोगों ने खाना खा लिया है। तो कहती है कि हाँ, तो मैं खाना खाने जा रही हूँ, तो तुम लोग जाओ सो। तो कहती है कि दी आ, आ, जो अंश है ना उसको आपसे कुछ बात करनी है। तो कहती है क्या बात करनी है, जल्दी बोलो। तो कहती है कि दी पर ऐसे कैसे। तो कहती हैं कि तुम लोगों के पास 5 मिनट है। जब तक मैं ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, अपने कमरे तक पहुँच रही हूँ उतना देरी, उसके बाद से तुम लोग यहाँ मेरे सामने दिखने नहीं चाहिए। क्योंकि जो सानिया का जो एटीट्यूड होता है वो काफ़ी अलग होता है फैमिली वालों के साथ, बिजनेस में अलग होता है। क्योंकि वो किसी से कुछ ज़्यादा अटैच्ड नहीं होती, अपने इमोशंस दिखाती नहीं, या उसके इमोशंस सब समझ नहीं पाते। इधर राहुल जो होता है वो उसको याद दिलाता है कि मैम सुबह आपकी बहुत सारी मीटिंग्स हैं और आपको जल्दी ऑफिस आना पड़ेगा। तो कहती है कि ठीक है राहुल, मैं पहुंच जाऊंगी। तो कहती हैं कि टाइम मुझे मैसेज कर देना। तो कहते हैं ठीक है मैम, मैं आपको कॉल कर दूंगा। तो जी हाँ, ये वही राहुल है जो उसके साथ कॉलेज में रहता है। तो अब राहुल ने इन्फॉर्म कर दिया होता है। राहुल एज अ ऑलवेज सानिया के साथ होता है, उसके कंपनी में हेल्प करता है और उसका एक भरोसेमंद इंसान जो उसके साथ हमेशा रहता है। अब वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगती है और उसका भाई जो होता है, जो उसके शादी की बात पहले चल चुकी होती है मगर वो शादी हो नहीं पाई होती है, कैंसिल हो चुकी होती है, बट अब उसकी शादी फिर से दोबारा फिक्स होने जा रही होती है। तो कहती है कि क्या हुआ अंश, जल्दी बोलो, तुम इतने पॉज लोगे, इतने देर तक रुकोगे तो मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए, तुम्हारा ये सब सुनने के लिए मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तो कहती कि दी दी प्लीज़ प्लीज़ 5 मिनट प्लीज़ प्लीज़। तो कहती कि हाँ मैंने दिया तुम्हें 5 मिनट, 5 मिनट से 2 मिनट निकल चुके हैं, 3 मिनट है तुम्हारे पास। तो कहती कि दी मैं ना वो। तो कहती कि क्या मैं वो कर रहे हो। तो इधर अंशु बोलते हैं कि दी दी प्लीज़ 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 मेरी बात तो सुन लो उसकी। तो कहती है कि मैं बोल तो रही हूँ, बोलो। तो दी तो कहती है कि तू गधा है यार, तू बोल नहीं पाएगा, दी ये किसी से प्यार करता है। तो कहती है कि ये किसी से प्यार करता है तो ये क्यों नहीं बोल रहा। तो कहती है कि दी वो डर रहा है। तो कहती है कि क्यों। वो खड़ी हो जाती है और अपने हाथों को फोल्ड करके बोलती है कि तुम इतने कब से डरने लगे अंश। तो कहता है कि नहीं दी, वो आप
कहीं नाराज़ ना हो जाए। तो कहती कि अच्छा, मेरे शक्ल से दिख रहा है। वो काफ़ी सीरियस होती है। तो कहती कि दी प्लीज़ मत डराओ ना। तो कहती है कि अच्छा ठीक है, बोलो कौन है वो, कहाँ रहती है, क्या करती है, किस परिवार से। मैं कल ही मॉम डैड को बोलती हूँ, वो जाके बात कर लेंगे। तो कहता है कि दी प्लीज़ ना, आप पहले एक बार आप पहले मिल लो, आपको अगर अच्छी लगी तो वो फिर उसको उसके लिए मॉम डैड को आप बात कर लेना ना। तो कहती हैं कि नहीं, ये सब नहीं चलेगा, मैं सुबह मॉर्निंग में ही चाचा चाची से बात करती हूँ, वो लोग जाके मिल लेंगे। और तुम ऐसे काम के लिए ये सोच रहे हो कि मेरे पास फालतू वक्त है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं बात कर लूँगी, जाओ अब तुम दोनों। तो वो चला जाता है। तो अंशुल को बोलती है, अंशुल इधर आओ। तो कहते कि जी दीदी। तो कहते कि तुम अपने भाई का वकालत करना कब छोड़ोगी, वो तुम्हारा बड़ा भाई है, ज़रूरी नहीं है कि तुम पीछे पीछे उसके जाओगी तो ही वो बोलेगा, वो खुद से भी आके बोल सकता था, तुम्हें लाने की ज़रूरत नहीं थी। पर दी वो आपसे डरता है। तो कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसको डांटूंगी या मारूंगी। तो कहती कि दी आपकी डांट ही काफ़ी है। तो कहती कि क्या। तो कहती कुछ नहीं दी। तो वो कहती कि नहीं, वापस बोलो। तो कहती कि नहीं नहीं दी कुछ नहीं। तो कहती कि ठीक है, जाओ तुम सो। वो बोल देती है और वो लोग चले जाते हैं वहाँ से। और जो हमारी शानें होती हैं वो अपने एज ऑलवेज कमरे में पहुँचती है, कपड़ा चेंज करती हैं। और वो जो बचपन से जो उनको खाना खिलाते हैं वो काका को बुलाती हैं। काका को कहती हैं कि काका। तो कहते हैं कि जी बिटिया। तो आप खाना लगा दीजिए, मैं अभी आती हूँ। तो कहती कि जी बिटिया। वो खाना लगाते हैं और नीचे आती हैं हमारी शानें और खाना खाती हैं। और काका कहते हैं कि बेटा तुम कब तक ऐसे लेट घर आओगी। और तो कहती क्या काका, आपको मेरे लिए खाना बनाने में परेशानी हो रही है। तो कहती कि नहीं बिटिया। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है, बने रहिए स्टोरी के साथ। तो बाय, टेक केयर।